हेलो गाइस, आज हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है। तो चलिए आज लेकर आ चुके हैं क्लास 10 का है जो हिंदी क्वेश्चन है सब्जेक्टिव। 11 क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन में से ज़रूर है कि 3-4 क्वेश्चन लड़ ही जाए। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग का क्वेश्चन समझ में आए। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिए ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो आप लोग तक पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। दोस्तों, आपका भीमराव अंबेडकर वाले जो चैप्टर है जात श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर से लिया गया ये क्वेश्चन कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। अगर ऐसे प्रश्न मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बिल्कुल सही जवाब आपको लिखना है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज की कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को होना अति आवश्यक माना जाता है। अवश्य बता दें, क्योंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। तो आपको लिखना होगा जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क देते हैं कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसीलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि संधि की परिभाषा लिखें। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट में से बहुत सारे को मालूम होगा कि संधि की परिभाषा क्या होती है। तो बिल्कुल सही जवाब है, जब दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे में आपको लिखना होगा रमा जोड़ ईश बराबर रमेश होता है, महा जोड़ ऋषि बराबर महर्षि होता है। अगर आपसे बता दें संधि की जगह आपको अगर एग्जाम में समास पूछे जाते हैं तो सेम टू सेम इसी का विपरीत होता है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को समास कहते हैं और दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसके बाद में आप सभी अगला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, मनुष्य की छाया कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। मनुष्य की जो छाया है वो कहाँ और किस कारण से पड़ी हुई है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे आप कि मनुष्य की छाया झुलसे हुए पत्थरों और उजड़ी हुई सड़कों के गच यानी फर्श पर पड़ी हुई है। ठीक है, जहां मानव की नियति अकाल अकाल कल्पित मरना होना लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से पंडित जो बिरजू महाराज हैं उनका क्या संबंध है। तो ऐसे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपको लिखना होगा कि लखनऊ में बिरजू महाराज का तथा रामपुर में उन तीनों बहनों का जन्म हुआ था। उनके तीनों बहनों का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था। किनका, पंडित बिरजू महाराज का। उसके बाद में बच्चों में बिरजू महाराज रामपुर वहाँ के नवाब के आमंत्रण पर गए थे, अपने पिता के साथ नाचने जाया करते थे। यानी बच्चे जब जब पंडित बिरजू महाराज बच्चे थे ना तो अपने पिता के साथ नवाबों के आमंत्रण पर वहाँ पे नाचने जाया करते थे। उसके बाद में आप सभी अगला क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, पहली बार दिखे हुए बहादुर का वर्णन अपने शब्दों में करें। दोस्तों, अगर आप बहादुर का चरित्र चित्रण आप पढ़ेंगे ना, यानी बहादुर की अगर आप जीवनी पढ़ेंगे तो बहादुर का जो जीवन है वो बहुत ही दुखमय तरीके से खत्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल सही जवाब लिखेंगे कि बहादुर कहानी का नायक है उस 13-14, उनका उम्र जो है वो 13-14 है, यानी 13 या 14 साल का है। ठीकना कद, गोरा शरीर और चपेटे मुंह वाला बहादुर अपने माँ की उपेक्षा तथा प्रताड़ना का शिकार है। नेपाल से भागकर नौकरी करता है और अपने काम में चुस्त दुरुस्त और फुर्तीला है। मार खाकर दुखी भी होता है किंतु फिर भी वो सभी को भूलकर काम में लग जाता है। उसमें मानवीय भावनाएं हैं। मालकिन निर्मला का सेहत का भी ध्यान रखता है। उसे कम काम करने के लिए कहा जाता है, फिर भी वह खुश रहता है। ठीक है, और रात को सोने से पहले धीरे धीरे गुनगुनाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। जब उस पर चोरी की आरोप लगता है तो वह सहन नहीं कर पाता है और काम छोड़कर चला जाता है। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि पहली बार दिखे हुए बहादुर का चरित्र चित्रण करें। ऐसे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब लिखना है आपको कि बहादुर कहानी का नायक है, उसका जो उम्र है 13 या 14 वर्ष का है, ठीकना कद, गोरी शरीर वाला और चपेटे मुंह वाला बहादुर अपने माँ की उपेक्षा तथा प्रताड़ना का शिकार है। नेपाल से भागकर नौकरी करता है और अपनी काम में चुस्त दुरुस्त रहता है और काफ़ी ही फुर्तीला है।
मार खाकर दुखी तो होता है, किंतु फिर भी उसे सब कुछ भूलकर काम में लग जाता है। उससे मानवीय भावनाएं बहुत ही कूट कूट कर भरी हुई है। मालिकिन निर्मला का सेहत का भी ध्यान रखता है, उन्हें कम काम करने के लिए कहता है और वह अपने आप में खुश रहता है। और रात को सोने से पहले थोड़ा सा गुनगुना लेता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह स्वाभिमानी और ईमानदार है। जब उस पर चोरी का आरोप लगता है ना, तो वह सहन नहीं कर पाता है और काम को छोड़कर पुनः बाहर चला जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। दोस्तों, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? तो क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा कि बहू बुद्धिमती थी। यानी जो बहू थी, सास की जो बहू थी, वो बहुत ही बुद्धिमती थी। जब बहू को रगम्पा के द्वारा ज्ञात हुआ कि उसकी सास ने रगम्पा को कर्ज देने की स्वीकृति प्रदान की है, तब उसने बेटे को ढाल बनाकर पैसा लेने का नया तरकीब सोचने लगी। वह जानती थी कि उसके सास अपने पोते से बहुत प्यार करती है, अतः अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। ठीक है, अतः उसने क्या किया, अपने बेटे को दादी के पास रहने के लिए भेज दिया। बच्चा जब दादी के साथ जाने के लिए मचल रहा था, तो बेटा बहू ने उसे समझाया, अपनी गलतियां भी उसे स्वीकार की। पोता ही समझौते का जरिया बन गया और जो बहू की बनी बनाई योजना थी। उसके बाद में भारत माता चैप्टर से सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा हुआ कविता से क्वेश्चन लिया गया है कि कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञान मूढ़ क्यों कहता है। दोस्तों, आपसे बता दें कि कवि भारत माता अर्थात देशवासियों को ज्ञान मूढ़ इसलिए कहता है क्योंकि अर्जुन की अज्ञानता नष्ट करने के लिए श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। यानी अर्जुन की अज्ञानता को नष्ट करने के लिए भगवान श्री कृष्ण को गीता का उपदेश देना पड़ा था। स्वयं श्री कृष्ण ने उनके उपदेश में कहा भी था कि अज्ञानता के कारण ही व्यक्ति स्वार्थी अथवा मोहग्रस्त हो जाता है, जो उसे विनाश की ओर ले जाता है। अतः कवि का कहने का मतलब यह है कि गीता के मर्म को जानते हुए भी देशवासी अपने आप पर हो रहे जुल्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कवि भारत माता को ज्ञान मूढ़ कहता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपसे भी देख सकते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, सभी भेदों का नाम लिखें। दोस्तों, आपसे बता दें, दुनिया के सारे चीज़ों को संज्ञा कहते हैं, जिसे छुआ जाए, देखा जाए या महसूस किया जाए। जैसे में राम, कलम, पटना इत्यादि ये सभी संज्ञा के उदाहरण हैं। और आपसे बता दें कि संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। पहला होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसके बाद में समूहवाचक संज्ञा, और लास्ट में जो 5 में होते हैं वह होते हैं भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में आप सभी क्वेश्चन नंबर 9 को देख पा रहे हैं, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ती है, स्पष्ट करें। दोस्तों, मछली और दीदी में क्या समानताएं हैं, इसको कैसे स्पष्ट करेंगे? तो ऐसे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब लिखना है आपको। तो आपको इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब लिखना है, मछली और दीदी में कई प्रकार के समानताएं हैं। यानी मछली और दीदी में कई प्रकार के अंतर है। मछली जल में रहती है और दीदी घर में रहती है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि मछली तो निश्चित है कि कहाँ पे रहेगी, जल यानी पानी में रहती है, और दीदी जो रहती है वो घर में रहती है। मछली झोलों में तड़पती है और दीदी घर में छटपटाती रहती है। उसके बाद में आप लिखेंगे कि मछली पानी से निकलकर मर जाती है और दीदी घर में ही पीटा से पीटती, यानी पीटा के द्वारा पिटाई की जाती है दीदी को। ना मछली अपनी व्यथा प्रकट कर पाता है और ना ही दीदी अपनी व्यथा को प्रकट कर पाती है। उसके बाद में चलिए हम आप सभी को अगला क्वेश्चन की दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। यानी महात्मा गांधी अपने भारत के राष्ट्रपिता हैं, तो वो महात्मा गांधी के अनुसार बढ़िया शिक्षा क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको लिखना है कि गांधी जी के अनुसार अहिंसक प्रतिरोध सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा है। यानी अहिंसक, जिसमें हिंसा ना हो और उस तरीके से प्रतिरोध की जाए, तो वह शिक्षा महात्मा गांधी के अनुसार काफ़ी ही उत्तम और उदात्त शिक्षा है। वे बच्चों को अक्षर ज्ञान मिलने के पहले सत्य, प्रेम और आत्मा की शक्तियों का ज्ञान होना आवश्यक मानते हैं। प्रेम से घृणा को, सत्य से असत्य को और कष्ट सहन से हिंसा को जीतना शिक्षा का ही अंग होना चाहिए। उसके बाद में अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है कि सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करती है क्यों। दोस्तों, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है? तो सीता 3 बेटों की एक बूढ़ी विधवा माँ है
उसके तीनों बेटे माँ के खाना को लेकर आपस में झगड़ते रहते हैं। उनकी बहू आपस में झगड़ती रहती है, इसीलिए वे अपने ही घर में घुटन महसूस करती है सीता। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आप सभी को बताएं हिंदी का 11 VVS सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मेट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए